सड़क पर आज राहुल गांधी ने ऐसी हुंकार भरी है जिससे बीजेपी और आरएसएस पूरी तरह से हिल सकते हैं। और वहीं आज संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया। दोनों ही ने बीजेपी और आरएसएस को उसकी नीतियों के लिए, संविधान के मुद्दे पर और जिस तरह से पूरे देश को कुछ लोगों के लिए सुरक्षित और बाकी सबके लिए बेहद असुरक्षित, असुविधाजनक और संभावनाओं से एकदम खाली किया जा रहा है, उस पर आज उधर जंतर मंतर पर राहुल गांधी ने और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी आवाज उठाई। आज जंतर मंतर पर इंडिया ब्लॉक के छात्र संगठनों का प्रदर्शन था। पहले से इसकी तैयारी थी और 17 तारीख से 22 तारीख तक देश भर के विश्वविद्यालयों में इन तमाम छात्र संगठनों ने एक मुहिम छेड़ी और उसके बाद ये तय था कि आज जंतर मंतर पर ये छात्र अपनी आवाज उठाएंगे। इनकी आवाज है नौकरी के लिए, इनकी आवाज है शिक्षा के केंद्रीकरण और उसके निजीकरण के खिलाफ। छात्र संगठनों की मांग है कि पेपर लीक रोका जाए, छात्र संगठनों की मांग है कि उनके लिए नौकरी के अवसर बनाए जाए। ऐसे तमाम सवालों पर छात्र संगठन आज फिर इकट्ठा हुए। फिर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी महीना भर पहले ही इस तरह से एक और प्रदर्शन हुआ था जिसमें तब भी राहुल गांधी पहुंचे थे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और तब भी छात्र संगठनों ने नई शिक्षा नीति के खिलाफ और यूजीसी की जो नई गाइडलाइन बनी है उन सब के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब एक बार फिर छात्र संगठन इकट्ठा हुए और उन लोगों ने फिर से मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया है और इस हल्ला बोल में आज राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने अपनी आवाज छात्रों की आवाज के साथ मिलाई और उनको ये आश्वासन दिया कि आज हम ये सब यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, हमारे बीच तमाम तरह के मतभेद हैं, क्योंकि आज यहाँ जो छात्र संगठन इकट्ठे हुए उसमें एनएसयूआई यानी कांग्रेस के साथ साथ आईसा यानी जो वाम दलों के जो छात्र संगठन है, आईसा, एसएफआई, एआईएसएफ, एमएसएफ, उसके साथ साथ सीआरजेडी और समाजवादी छात्र सभा और तमाम ऐसे लेफ्ट के छात्र संगठन, सभी लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए। तो सबकी आइडियोलॉजी में, विचारधारा में थोड़ा बहुत बदलाव है। तो राहुल गांधी ने कहा कि हम सबकी विचारधारा में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन हम सबका उद्देश्य एक ही है कि इस देश की शिक्षा प्रणाली को गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जिनके पास सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, उन सब तक भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए। और शिक्षा पे जो संस्थानों पे जो आरएसएस का कब्जा होता जा रहा है, राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ मोदी जो है देश के सारे संसाधनों को सौंप रहे हैं अदानी और अंबानी को और दूसरी तरफ शिक्षा संस्थानों में वो बैठा दे रहे हैं आरएसएस के लोगों को, यानी यहाँ पर पूरा कब्जा हो रहा है आरएसएस का और उधर संसाधन जा रहे हैं अदानी अंबानी के पास। तो ऐसे में आम भारतीय के पास कुछ रह नहीं जाता। जिसकी विचारधारा आरएसएस से मेल नहीं खाती है उसके लिए तमाम अवसर जो हैं वो रोक दिए जा रहे हैं। इस तरह की बातें आज जंतर मंतर से उठी और जंतर मंतर पर छात्रों का फिर से यूं इकट्ठा होना मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी, चेतावनी है कि सरकार को अब भी संभल जाना चाहिए। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार संभलेगी। आज राज्यसभा में जिस तरीके से कर्नाटक में मुस्लिमों को जो 4% आरक्षण है सरकारी ठेकों में, उसमें जो देने की व्यवस्था हो रही है, उसके खिलाफ आज राज्यसभा में सवाल उठे। और बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस ने उसको कितने अच्छे से घेर लिया है, उसका नुकसान उसको लोकसभा में हुआ। तो बीजेपी अब उसी संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि आप संविधान बदल रहे हैं। क्योंकि कल डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को लेकर और संविधान की व्यवस्था में जो थोड़ा बहुत बदलाव होता है उसको लेकर जो बात कही थी, बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया और ये कहा कि कांग्रेस जो है वो बाबा साहेब के फोटो जो अपने गले में लटकाती है, उनकी तख्ती को गले में लटकाती है और उधर संविधान बदलती है। तो बीजेपी कांग्रेस के वार से उसी को घायल करने की कोशिश में थी। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा जोरदार तरीके से मतलब बीजेपी को जवाब दिया कि अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो उधर महाराष्ट्र में कुणाल कामरा के मामले को लेकर बीजेपी को अभी थोड़ा बहुत राहत मिल गई है, कह सकते हैं कि ध्यान भटक रहा है लोगों का, दूसरी तरफ ध्यान जा रहा है, लेकिन छात्रों का ध्यान नहीं भटक रहा। आज जंतर मंतर पर जिस तरीके से सारे छात्र इकट्ठा हुए हैं, जो वाजिब सवाल उठाए हैं, उसका जवाब किस तरह से बीजेपी देगी, ये एक बड़ा विषय बना हुआ है, बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आज सड़क पर राहुल गांधी ने किस तरह से हुंकार भरी और उधर सदन में
खड़गे जी ने किस तरह से घेर लिया बीजेपी को, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, राहुल गांधी आज फिर जंतर मंतर पर उतरे। पिछले महीने भी वो इसी तरह छात्रों के बीच आए थे और राहुल गांधी लगातार इस बीच भी भले ही उनका बहुत अभी जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम उस तरह से नहीं हो रहे, लेकिन लोगों से मिलने का सिलसिला उनका जारी है। अभी वो प्रोफेसर सुखदेव थोराट से मिले थे 20 तारीख को और उनके साथ जो लंबी बातचीत का पूरा वीडियो भी है। तो राहुल गांधी जो सवाल उठाते रहे हैं उन अब भी कायम है, उन सवालों पर वो बीजेपी को लगातार घेरते हैं। और आज जंतर मंतर पर राहुल गांधी ने जो कहा कि सारे यूनिवर्सिटीज में जो वाइस चांसलर हैं वो आरएसएस के हैं, सारी संस्थाओं पर कब्जा आरएसएस का किया जा रहा है। बीजेपी की जो सोच है कि कुछ लोगों तक ही शिक्षा का उसको अधिकार मिले और बाकी सबको वो वंचित कर देना चाहती है, नौकरियां नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेपर लीक बीजेपी नहीं रोक पा रही है, सारी बातें राहुल गांधी ने की। और ये जो वो एक उन्होंने वादा किया है कि आप पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और आप जहां कहेंगे, मेरी जहां जरूरत होगी मैं वहां आऊंगा। राहुल गांधी का छात्रों को ये आश्वासन क्या एक तरह से पूरे युवा वर्ग को जोड़ने वाला साबित हो सकता है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस हम लगातार देख रहे हैं कि वो युवाओं को टारगेट करके चल रही है। अभी बिहार में भी जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकल रही है, उसमें भी कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लाबरू लगातार यही बात उठा रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस में ये जो बदलाव आ रहा है, रणनीतिक बदलाव, क्या कहेंगे इस पर? देखिए समिता जी, एक तो कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि अब बदलाव किस तरीके से लाने हैं और किन बदलाव पर आगे बढ़ना है। और राहुल गांधी जिन मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं वो मुद्दे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है समिता जी कि आज राहुल गांधी जिस तरीके से सड़क पर उतरे और छात्रों के बीच पहुँचे, और ये छात्र सिर्फ कांग्रेस के नहीं थे बल्कि ये तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके छात्र संगठन थे, वो सब इसमें शामिल थे। और उनके बीच राहुल गांधी पहुंचे। और समिता जी, जब जब छात्रों की एकता हुई है, छात्र संगठनों ने इस तरीके के कई मोर्चे बनाए हैं, तो सत्ता परिवर्तन हुए हैं, हमने लगातार देखा है। चाहे वो वीपी सिंह की सरकार बनी उस समय का मामला हो, चाहे वो इमरजेंसी से पहले जब छात्रों की एकता हुई थी तब हमने देखा। तो कई बार हमने इस तरीके की चीज़ें देखी हैं कि जब छात्रों की एकता होती है तो छात्र जो हैं वो एक तरीके से कहा जाए वो बदलाव के प्रतीक होते हैं और वो बदलाव लाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा है। तो राहुल गांधी आज तमाम इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों की जो सामूहिक कॉल थी जंतर मंतर पर, उसमें पहुंचे हैं। और हालांकि उनका थोड़ा संक्षिप्त सा ही भाषण था, लेकिन उस संक्षिप्त भाषण में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बात कही कि आरएसएस जो है वो किस तरीके से सारे शिक्षण संस्थानों पर कब्जा कर रहा है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर किसी को नौकरियां नहीं बचेंगी। ये उन्होंने साफ तौर पे कहा। और ये समिता ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से इस सरकार की नीतियां सामने आ रही हैं, और ख़ासतौर से शिक्षा के मसले को लेकर। अब जैसे बताया गया कि साहब वो सरकार ने बड़ी बड़ी डील की है और विदेशी विश्वविद्यालय जो हैं वो सब यहाँ आएंगे। तो विदेशी विश्वविद्यालय अगर यहाँ आएंगे तो ठीक है, आने दीजिए विदेशी विश्वविद्यालयों को। तो विदेशी विश्वविद्यालय कहाँ बनेंगे? देखिए कितनी सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे, उनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे तो उसके लिए ज़मीनें जो हड़पी जाएंगी किसानों की। फिर किसानों की ज़मीनें हड़पने के बाद जब वो विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे तो वहाँ मॉल भी बनेंगे, तो वहाँ उसी तरीके की शिक्षा दी जाएगी, उसी तरीके से महंगी शिक्षा होगी। तो उसमें कौन आम भारतीय जाकर शिक्षा लेगा? तो सरकार का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और सरकार के जो संसाधन हैं वो लगेंगे बड़े लोगों के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए, ताकि विदेशी विश्वविद्यालय आकर यहाँ शिक्षा करें। अब स्वदेशी का राग अलापने वाला, पहले तो उसका एक स्वदेशी जागरण मंच के नाम से संगठन भी होता था आरएसएस, वो खामोश है। उसने कुछ नहीं कहा कि विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ क्यों आएंगे और विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ क्यों स्थापित किए जाएंगे। वो स्वदेशी जागरण मंच कहाँ खत्म हो गया मालूम भी नहीं पड़ता है भी कि नहीं, जिंदा भी बचा है कि नहीं बचा मालूम भी नहीं पड़ता। तो ये आरएसएस जिस तरीके से, दूसरा जो राहुल गांधी ने खुला खुला आरोप लगाया कि भाई सारे जो वाइस चांसलर्स हैं वो सारे वाइस चांसलर आरएसएस से आ रहे हैं और आरएसएस के जरिए वहाँ सब किया जा रहा है। तो ये तो समिता जी बिल्कुल देखने में आ रहा है कि आरएसएस के जरिए आ रहे हैं। आपकी पहली जो, और ये बात तो सिर्फ राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, इस बात को अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि सारे वाइस चांसलर्स जो हैं वो आरएसएस से आ रहे हैं। और जो आरएसएस से आने का मसला है समिता जी, अभी राजस्थान में एक विधेयक पास हुआ है और वहाँ अब कुलपति जो है वो कुलपति का नाम बदलकर अब वो कुलगुरु होंगे और प्रति कुलपति जो है प्रति कुलगुरु होंगे। अब इस पर बवाल मचा हुआ है कि भाई आपको इतनी ज़्यादा अगर दिक्कत है
पति की साहब बीजेपी ने कहा ये पति शब्द जो ये ठीक नहीं है, तो इसलिए गुरु इसको कर दिया जाए। अब सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ एक शिखा मील बराला कांग्रेस की सांसद विधायिका हैं, उन्होंने राजस्थान में विधानसभा में कहा कि भाई अगर आपको पति शब्द से इतनी दिक्कत हो तो लखपति दीदी क्यों मना रहे हो? तो अब क्या राष्ट्रपति का भी नाम बदलोगे? तो आरएसएस जिस तरीके से कब्जे कर रहा है, तो आप देखिए किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था का पूरा सत्यानाश किया जा रहा है। और ये किया जा रहा है कि आम नागरिक जो है वो शिक्षा हासिल करे कि जो आरएसएस दिलवाएगा, ताकि उसके जरिए वो अच्छे श्रमिक तैयार कर सके, और जो अच्छी नौकरियां हैं या अच्छा शिक्षा है वो बड़े लोगों के बच्चों को मिले, ताकि वो जाकर विदेश में काम कर सकें। तो उसके लिए उनको यहाँ शिक्षा दी जाएगी। तो इस तरीके से शिक्षा का बंटाधार किया जा रहा है। राहुल गांधी कुल मिलाकर इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सड़क पर अगर उतरने की जरूरत पड़ेगी तो राहुल गांधी सड़क पर भी उतरेंगे, और वो कह रहे हैं कि जहाँ भी जरूरत पड़े उनको ले जाना चाहो तो राहुल गांधी चलने को तैयार है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का भाषण भी हम सुनेंगे, लेकिन अमलेंदु जी आपने बिल्कुल सही ध्यान दिलाया। जो राजस्थान में अभी विश्वविद्यालय विधिया संशोधन विधेयक 2025 उसको लेकर जो ये पारित कराने को लेकर जो बहस हो रही है, उसमें कुलगुरु शब्द यानी जो लाया जा रहा है कुलपति की जगह, उस पर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक है डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनके सवाल जो है काफी दिलचस्प सवाल है। उन्होंने बोला कुलपति का नाम बदला जा रहा है तो फिर कुलाधिपति क्या होगा? राज्यपाल को भी क्या नया कोई नाम दिया जाएगा? और कुलगुरु की शब्द की परिभाषा क्या होगी? क्या ये कोई प्रोफेसर होगा या कोई संत भी कुलगुरु बन सकता है? उसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होंगी? वैदिक परंपरा में कुलगुरु स्थायी होता था और यहाँ कुलपति का कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का होता है। तो ये सारी व्यवस्था भी, उस पर भी क्या आप विचार करेंगे? ये सवाल उन्होंने उठाया और उन्होंने एक सुझाव भी सरकार को दिया है कि आप कुलपति को कुलगुरु कर रहे हैं तो फिर राजस्थान विश्वविद्यालय और तमाम शिक्षण संस्थानों को भी अब आप गुरुकुल कहना शुरू कर दीजिए, पूरी तरह से वैदिक उसमें चले जाइए, ये बात है। और जहां तक पति शब्द से उस पर आपत्ति है, तो संस्कृत और संस्कृति की बात करती है बीजेपी। उसको ये देखना चाहिए पति शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्वामी या प्रभु, और ये जो है इसका शब्द का अर्थ जो है कि जो रक्षा करे, इसीलिए भूपति, गणपति, लोकपति, तमाम सेनापति, हम ये सब, तब आप सब चीजें बदल, राष्ट्रपति, ये सब कुछ है। तो बीजेपी जो है बेबात के मुद्दे खड़े कर लेके एकदम, जैसे उसने पीएचडी कर ली है इस विषय पर, हालांकि पता नहीं पीएचडी से भी उसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके के विवाद खड़े करती है बीजेपी, उसमें समझ में आता है कि उसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उसको केवल नए नए विवाद खड़े कर ले। क्योंकि अगर कुलपति और कुलगुरु शब्द का वो करना था तो उसको पहले ये देखना चाहिए कि कितने सारे शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, एडहॉक शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। ये सारी बातों पर बीजेपी कुछ नहीं बोलती। पर हम पहले हम सुन लेते हैं राहुल गांधी का जो भाषण, जिसका जिक्र मैं कर रही थी, आज उन्होंने जो दिया है, सुनते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। मेरा ख्याल है वो राहुल गांधी का भाषण आने में। नमस्कार। नमस्कार, मैं आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो इंडिया गठबंधन के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, आपका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। नमस्कार। मूड कैसा है? हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज यहां आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है।
और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए और जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है बीजेपी आरएसएस का मॉडल है अंबानी अदानी को देश का धन दिलाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है, में मत कीजिए, ये आप देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर में कीजिए, और जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं आपके साथ वहां जाने को तैयार हूं। और आप सब स्टूडेंट्स हो, इंडिया गठबंधन के स्टूडेंट्स हो, यहां अलग अलग पार्टियां हैं, थोड़ी थोड़ी हमारी। अमरेंदु जी, ये जो कह रहे हैं राहुल गांधी, बहुत कोई ऐसा क्योंकि छात्रों का संगठन है, स्वतः स्फूर्त और वो अलग अलग दलों के छात्र संगठन है, लेकिन कोई ऐसा तामझाम नहीं है। राहुल गांधी जैसे कद का नेता वो जिस तरीके से वहां पर गए हैं और छात्रों के बीच, न माइक की बहुत अच्छी व्यवस्था है, न कुछ ऐसा मंच बहुत बड़ा है, लेकिन राहुल गांधी जो बातें बोल रहे हैं वो एकदम नजर आ रहा है कि इसका आने वाले वक्त पे मोदी सरकार पर गहरा असर पड़ सकता है। क्योंकि अभी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, जब ये पूरे आंदोलन की तैयारी, उन्होंने ये कहा कि सरकार शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर रही है, छात्र संघों के चुनाव पर रोक लगा रही है। इससे जाहिर होता है कि सरकार शिक्षित और जागरूक युवाओं से डरती है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो आंदोलन और बड़ा होगा, देश भर में इसकी गूंज सुनाई देगी। ये क्या मोदी सरकार के लिए सीधे सीधे बड़ी चुनौती है, खतरे की घंटी है, क्योंकि अब छात्र जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि अब हम आंदोलन करेंगे। और मोदी सरकार आंदोलनों से कितना घबराती है ये हम लोग लगातार देख चुके हैं। क्या कहेंगे अमरेंदु जी? बिल्कुल संमित्रा जी, मोदी सरकार आंदोलनों से घबराती है, और मोदी सरकार क्या कोई भी दक्षिणपंथी हो और एक तरह से कहा जाए कि जिसमें थोड़ी सी भी तानाशाही प्रवृत्ति होती है तो वो आंदोलनों से घबराता है। तो ये सरकार भी आंदोलनों से घबराती है, और ख़ासतौर से छात्रों के आंदोलन जो है उनसे तो बहुत ही ज़्यादा घबराती है। इनका संगठन जो है अभी बीजेपी का और आरएसएस का छात्रों का संगठन है, आपने उसको किसी छात्रों के मुद्दे पर कभी प्रदर्शन करते हुए कभी नहीं देखा होगा, कभी भी। और जो उसके प्रदर्शन होते भी हैं तो वो हिंदू मुसलमान और इसी सब सारी चीज़ों को लेकर होते हैं। छात्रों के किसी मसले पर उसको प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा जा सकता। अब छात्र अपने अधिकारों के लिए और इस शिक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक रहे, इसके लिए सड़कों पर उतरे हैं, और इसके लिए एक आंदोलन का ऐलान किया जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस देश की शिक्षा व्यवस्था का कवाड़ा नहीं करने देंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कैंपस से आवाज़ें उठ रही हैं संमित्रा जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी शासित अधिकांश राज्य सरकारें हैं और सभी जगहों पर छात्र संघों के चुनाव बंद करा दिए गए हैं, और इसलिए बंद करा दिए गए हैं क्योंकि छात्र संघों के अगर चुनाव होते हैं तो छात्रों के मुद्दे भी सड़क पर होते हैं, छात्र उनके लिए आंदोलन करते हैं, और जो कैंपस से आवाज़ें उठती हैं उन कैंपस से फिर एक अच्छा नेतृत्व भी बाहर निकल कर आता है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी दलों को ही उससे मिलता हो नेतृत्व। बीजेपी में भी तमाम लोग ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं। यहाँ तक कि अगर आप राजनाथ सिंह से लेकर और शिवराज सिंह चौहान तक और नितिन गडकरी तक और खुद मोहन भागवत तक, ये सब छात्र राजनीति से ही आए हैं, विद्यार्थी परिषद से निकल कर आए हैं। तो इनके सबके अपने रहे तो लोग मिलते हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी को लगता ये है कि अगर छात्रों की राजनीति से लोग निकल कर आएंगे तो फिर सवाल पूछेंगे, तो सवाल पूछे जाने होते हैं। आप नितिन गडकरी बार बार कुछ ना कुछ बोल देते हैं तो बीजेपी के लिए जो असहज हो जाता है, तो वो भी उनका वो छात्र राजनीति वाला जो है वो बार बार उभर कर आ जाता है। तो ये छात्र राजनीति लोगों के साथ कुछ चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए छात्र संघों के चुनाव बंद करवा दिए गए। तो अब जब छात्रों के
कैंपस से आवाज़ें उठ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए कॉर्पोरेटाइजेशन करना चाहती है, उसका कॉर्पोरेटीकरण करना चाहती है, उसके खिलाफ अब आवाज़ें उठ रही हैं। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है और बची खुची चीज़ें जो हैं वो अब विदेशी शिक्षण संस्थान भी यहाँ लाए जाएंगे, उनके जरिए भी किया जाएगा। तो और फीस लगातार बढ़ाई जा रही हैं। शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त बनाने के नाम पर अंधाधुंध फीस जो है वो बढ़ाई जा रही है ताकि गरीब का बच्चा जो है पढ़ने ही नहीं पाए। सर मित्रा जी, हम लोग जो हैं म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़े 5 पैसे फीस हुआ करती थी तब उस समय, और तब से लेकर अब तक मतलब हमारी फीस पे जितना खर्च हुआ होगा उतना फीस तो बच्चे का एडमिशन कराने में खर्च हो जाता है, उससे ज़्यादा, मतलब जितनी पूरी शिक्षा हमारी हो गई जितने में। तो ये किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। आज लोगों के सामने संकट सबसे ज़्यादा यही है कि किचन पर खर्च करें कि बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें। 1/3 से ज़्यादा लोगों की आमदनी जो है वो एक बच्चे की शिक्षा पर खर्च हो रही है। तो ये आप समझ लीजिए किस तरीके से देश को कंगाल बनाने और मानसिक तौर पर जो है वो युवा शक्ति को गुलाम बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती दिखाई पड़ रही है। इसीलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि अगर इनके कब्जे में पूरी शिक्षा व्यवस्था चली गई तो किसी को कोई रोजगार नहीं मिलेगा, और इस बात में राहुल गांधी की दम है। सर मित्रा जी बिल्कुल, और मोदी सरकार का शायद एजेंडा भी यही है कि किसी को रोजगार न मिले और छात्र शिक्षित और जागरूक ना हो, वो केवल उसी में लग जाएं कि आज आपको यहाँ पर 500 रुपए 100 रुपए दिए जा रहे हैं और आप इधर शोर मचाने पहुंच जाओ या इधर पे ये जुलूस में शामिल हो जाओ। इस तरह की चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। और आपने बिल्कुल सही बताया कि म्युनिसिपल स्कूलों में किस तरह से पहले बहुत सस्ती शिक्षा और लड़कियों को, क्योंकि हम खुद पढ़े तो इसका पता है कि उसमें तो और ही मतलब फीस भी माफ रहती है एक तक, तो बहुत आसानी से हम लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो गई और सारी शिक्षा पर जितना खर्च नहीं हुआ वो अब एक दाखिले के डोनेशन में खर्च हो जाता है। और जो डोनेशन नहीं दे पाते वो माँ बाप किस तरह से भटकते हैं, ये चीज हम बार बार देख रहे हैं। अखबारों में सुर्खियां आती हैं कि ऑटो वाले की बेटी ने ये फलानी परीक्षा क्लियर की, तो बड़ी खुशी बनाई जाती कि देखो कितनी मेधावी छात्रा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसको इतनी जो तकलीफ उठानी पड़ी होगी पूरी पढ़ाई में, उस तकलीफ को दूर करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, ये सवाल है। और इस सवाल पर ही मोदी जो हैं वो चुप रहते हैं, कभी कुछ बोलना नहीं चाहते। और राहुल गांधी ने आज छात्रों के बीच पहुंचकर इस सवाल को एक तरीके से फिर जिंदा कर दिया। और उधर जो प्रोफेसर सुखदेव थोराट के साथ उनकी जो चर्चा हुई थी उसको लेकर कैसे बीजेपी तिलमिलाई है, वो रविशंकर प्रसाद के बयान से समझ में आ सकता है कि आप में कौन सा मेरिट था जो आप यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बने। ये जो उनका बयान था बड़ा ही बेहुदा किस्म का बयान, उस पर खैर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अमरेंदु जी, आज इधर सड़क पर राहुल गांधी थे, उधर संसद में जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का आज फिर एक बार गुस्सा देखने मिला। एक बार सुनते हैं खड़गे जी ने क्या कहा, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं तो बीजेपी अंदर अंदर तो बिल्कुल दहल ही जाती है। क्या कुछ कहा खड़गे जी ने, सुनते हैं। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता, रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के मुद्दे उठाने वाले, हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और अमरेंदु जी, यहाँ पर खड़गे जी दोहरा वार करते हुए नजर आते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हम संविधान को बचाने वाले और आप उसको खराब करने वाले या उसको नष्ट करने वाले लोग हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बोली कि हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा की, हम भारत जोड़ने वाले और आप भारत तोड़ने वाले। यहाँ पर खड़गे जी ने बता दिया कि तमिलनाडु में इस समय जो अभी परसों डी के शिव कुमार, माफ कीजिए, स्टालिन के नेतृत्व में जो पूरी वो बैठक हुई परिसीमन को लेकर और भाषा विवाद को लेकर, जिस तरह से उत्तर और दक्षिण में अभी एक बटा हुआ देश दिख रहा है, उसको लेकर भी खड़गे जी ने यहाँ निशाना साधा है। ये जो खड़गे जी ने बात कही है, और बीजेपी जिस तरह से संविधान के मुद्दे पर अब वो कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, क्या इस कोशिश में वो कभी कामयाब हो पाएगी? क्योंकि बनाने वाली भी कांग्रेस है, तो कैसे वो नष्ट करेगी, ये बात लोगों को भी हजम नहीं होगी।
देखिए समिता जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपना 400 पार का एजेंडा पूरा नहीं कर पाई और संविधान बदलने का नारा देना एक तरह से कहा जाए बीजेपी को उल्टा पड़ा और देश की जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। तो अब बीजेपी को लगता है कि ये संविधान जो है बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो गया है, तो अब वो उसी तरीके से कुछ ना कुछ रास्ते खोजती रहती है कि संविधान के लेकर कुछ ना कुछ विवाद खड़ा किया जाए। आज भी संविधान को लेकर विवाद खड़ा करने की बीजेपी ने कोशिश की और आप देखिए कि सदन में जो हंगामा मच रहा है उसमें संसदीय कार्य मंत्री, जिसका काम सदन में हंगामे को रोकना है, वो संसदीय कार्य मंत्री जो है खुद हंगामा मचाते हुए नजर आ रहे हैं। वो जिस तरीके से बोल रहे हैं और जिस तरीके से उनके पीछे बीजेपी के अन्य सांसदगण जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। बाहर निकलकर किरण रिजिजू ने कहा भी है कि दोनों सदनों में ये मांग उठी है इसको लेकर, तो यानी कि ये साफ समझ में आ रहा है, जैसा कि शशि थरूर ने और प्रियंका गांधी ने दोनों ने इस बात को कहा है कि ये सरकार जो है ये सदन नहीं चलने देना चाहती है और गैर जरूरी मुद्दों पर ये बात करना चाहती है। एक तो डी के शिव कुमार के जिस वक्तव्य को लेकर हंगामा मचाने की कोशिश की गई, पहले तो डी के शिव कुमार का बयान जो था वो कर्नाटक के संदर्भ में था और डी के शिव कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जेपी नड्डा ने मेरे बयान को, मेरे नाम को लेकर जो बयान तोड़ने की कोशिश की है, मैं उसके खिलाफ प्रिविलेज लाऊंगा, यानी कि मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा जेपी नड्डा के खिलाफ। तो जेपी नड्डा को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, भले ही उन्होंने संसद में कोई बात कही है, बाहर भी उनकी बात होंगी तो डी के शिव कुमार इस पर कानूनी कार्रवाई अब करेंगे कि जब बात मैंने कही नहीं पूछते उसमें आप किया। और दूसरा, शशि थरूर ने कहा कि भाई जो मसला राज्य का है उसके संबंध में आप यहाँ चर्चा कैसे कर रहे हैं, कर्नाटक की विधानसभा में चर्चा कीजिएगा, कोई मसला है अभी तो ये इस तरीके से। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ तौर पर चैलेंज बीजेपी को दे दिया कि आप संविधान नहीं बदल सकते क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं। जिस दिन हम नहीं होंगे तो उस दिन आप संविधान बदल लीजिएगा, जो आपको करना वो कीजिएगा, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं तो आप संविधान नहीं बदल सकते। अब ये चुनौती बीजेपी के लिए बहुत बड़ी है, चूंकि बीजेपी तो 400 पार मांगी इसी ले रही थी, साफ तौर पे कहा जा रहा था भाई एक नहीं 4 नेताओं ने कहा बीजेपी के कि 400 पार सीटें दीजिए तो हम संविधान बदलेंगे। तो 400 सीटें नहीं मिली तो संविधान आप नहीं बदल पाए, 400 मिल जाती तो आप संविधान बदल लेते। तो ये साफ तौर पर तो बीजेपी इसलिए घिरी हुई नजर आती है और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी को चैलेंज दे दिया है। जी बिल्कुल, और बीजेपी को जो चैलेंज दिया है और उधर अब शिव कुमार जो करेंगे, अगर वो कानूनी कार्रवाई करते हैं तो फिर बीजेपी अध्यक्ष अभी तक तो बने हुए अब संघ आगे जो फैसला ले, लेकिन जेपी नड्डा फिर उसमें किस तरह अपना बचाव करेंगे देखना होगा, क्योंकि जेपी नड्डा के बाद और किरण रिजिजू के बाद बहुत सारे बीजेपी नेता सारे के सारे इसमें कूद पड़े हैं इस विवाद में और सब इस तरह से बयान दे रहे हैं जैसे डी के शिव कुमार ने संविधान बदलने का पूरा प्रस्ताव ही पेश कर दिया, जबकि उन्होंने ये कहा था कि हमने जो शुरू किया यानी जो मुस्लिम आरक्षण 4% की जो बात है, मुझे पता है इसको लेकर सब अदालत में जाएंगे, इंतजार करते हैं और देखते हैं अदालत का जो भी फैसला आएगा। हमें अच्छे दिनों का इंतजार करना होगा, बहुत सारे बदलाव करने हैं, संविधान भी बदल रहा है और ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान बदल देते हैं। ये बात डी के शिव कुमार ने कही, उसको इस तरह से बता दिया कि डी के शिव कुमार संविधान बदलना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी को ये सोचना चाहिए था कि जब जनता ने आपको इसी मुद्दे पर हराया है, आपकी सीटें कम करवाई हैं इसी नाम पर क्योंकि आप संविधान बदलना चाहते थे, तो कांग्रेस इस मामले पे पहले लीड ले चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को लपकने की कोशिश में है उसमें लग रहा है कि वो फिर से धड़ाम से गिरने वाली है, क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने भी बोल दिया कि इनके पास कोई इशू नहीं। आपने जिक्र किया ही कि शशि थरूर ने भी यही बात कही। प्रियंका गांधी का बयान जो है वो हमारे पास है, उसको एक बार सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Ma'am, Rakkas in Lok Sabha regarding 4% Muslim They seem to reserves. have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. Ma'am, Rakkas in Lok Sabha regarding 4% Muslim They seem to reserves. have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो एक या दूसरा बहाना ढूंढ ही लेते हैं कि सदन किसी तरह से न चले, क्योंकि बीजेपी को बहुत सारे मुद्दों पर अभी जवाब देना है। उसको ये बताना है कि औरंगजेब के विवाद से उसको क्या मिला, संभल में जिस तरीके का मामला खड़ा हो गया, शिक्षा नीति की बात है, बेरोजगारी महंगाई जैसी बात है, अदानी के मसले, बहुत सारी बातें हैं जिन पर बीजेपी लगातार घिर रही है। और अभी जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे जो इतने सारे नोट मिल गए हैं तो वहां पर भी मोदी पर सवाल उठ रहे हैं। और अभी कुणाल कामरा वाला जो मामला भी आया उसमें भी बीजेपी के लोग या शिवसेना के शिंदे गुट के लोग जो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है हमको कोई कुछ बोलेगा, उधर मोदी कहते हैं पॉडकास्ट में कि आलोचना होनी चाहिए और उसमें सब उससे आपको पता चलता है आपकी कमियां क्या हैं। यहाँ कुणाल कामरा नाम भी नहीं लेते और उनपे तोड़फोड़ और सब कुछ हो जाती है। तो
महाराष्ट्र से लेकर आसाम और हर जगह हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो लगातार फेल हो रही है और उसके बाद वो संसद नहीं चलने देना चाहती। अभी अमलेंदु जी 3-4 दिन पहले मेरा ख्याल है जब अमित शाह को बयान देना था उस दिन भी इसी तरह से राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि डीएमके के सांसद जो है टी-शर्ट पहन के आए थे तो उस नाम पर हो गया। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा भी था कि ये कोई बात है, मतलब हम लोग आए हैं यहाँ चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए, और ये जो है इस तरह से सदन स्थगित करते हैं। ये बीजेपी जिस तरीके से सदन को बार बार स्थगित कर रही है, जनता के पैसे का दुरुपयोग तो है ही, लोकतंत्र के साथ भी बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये बात क्या जनता आप समझ रही है? संमित्रा जी, देखिए जनता समझ भी रही है और समझना भी चाहिए जनता को कि किस तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। एक तो यही सवाल उठ रहा है कि मोदी जी इतनी विदेश यात्राएं करते हैं तो उससे देश को हासिल क्या होता है, जनता का पैसा उस पर भी खर्च होता है मोदी जी की विदेश यात्राओं पे। और ये भी बताया जाता है कि साहब उनका वो मोदी मोदी के नारे लगवाने के लिए भी पैसा खर्च किया जाता है। तो आखिर ये देश का पैसा ही सब खर्च होता है। तो और संसद अगर नहीं चलेगी और संसद में अगर जनता के सवाल नहीं उठेंगे तो इस पर तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। बात यही है कि अगर जनता के सवाल संसद में नहीं उठ रहे हैं तो संसद पे जो पैसा खर्च हो रहा है तो जनता की जेब का पैसा जो है वो आखिर इस पर खर्च क्यों किया जा रहा है? फिर बंद कीजिए संसद को, भाई जो भी आपको करना है पास कीजिए और सबको घर भेजिए। जरूरत क्या फिर संसद की? अगर सरकार को अपनी मनमानी ही करनी है तो संसद को बुलाने की आवश्यकता ही क्या है? ठीक है, तानाशाही है यहाँ, राष्ट्रपति शासन लगाइए पूरे देश भर में और ख़त्म कीजिए किस्सा। तो लेकिन चूंकि जनता अभी तक ये हिम्मत नहीं पड़ पाई है कि इस तरह की कोई चीज़ कर सके भारतीय जनता पार्टी, जनता ने चूंकि सबक सिखाया है तो इसलिए और दिक्कतें हैं। तो अब यही तरीका बचा है कि संसद को चलने ही मत दो ताकि सवालों के जवाब देने ही नहीं पड़े। और चूंकि संसद अगर चलेगी तो जनता के सवालों के जवाब देने होंगे, विपक्ष सवाल उठाएगा, सवालों के जवाब बीजेपी के पास है नहीं। तो करना हिंदू मुसलमान और देश को बांटने की राजनीति यही है। तो इसलिए जो है अब जनता को भी समझना चाहिए और जहाँ भी अब मौका मिले जनता को तो बीजेपी को सबक सिखाने के लिए निश्चित तौर पर कदम उठाने चाहिए। जी बिल्कुल, और बीजेपी को अब सबक सिखाया ही जाएगा। कम से कम बिहार में इस समय ऐसा ही माहौल बन रहा है जहां पर पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रही है। उधर तेजस्वी यादव भी लगातार जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं। और पेपर लीक की जो बात अभी आपने ये जो कहा कि जनता का पैसा अगर आप इस तरह से खर्च कर रहे हैं विदेश यात्राओं में और इसमें तो हासिल क्या हो रहा है, और उसी से मुझे ध्यान आया कि अभी मैं आंकड़ा मुझे याद नहीं है लेकिन ये आया था, ये खबर आई थी कि परीक्षा पे चर्चा में जितना पैसा खर्च हो गया, लेकिन उतना पैसा अगर आप स्कूलों की हालत सुधारने में या परीक्षा को ही दुरुस्त करने में आप लगा देते या शिक्षकों को आप अच्छी तनख्वाहें देकर आप नियुक्त करते तो कम से कम छात्रों का भविष्य संवरता। यहाँ पर मोदी केवल अपना और बीजेपी का भविष्य संवारने में लगे हैं, छात्रों से उनको कोई लेना देना नहीं है। और इसी बात पर अब छात्र जो है वो आंदोलन करने उतर आए हैं। इधर जो मैं एक जिक्र कर रही थी अमलेंदु जी, प्रोफेसर थोराट से राहुल गांधी की चर्चा का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा और नौकरशाही प्रणाली जो है वो दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के खिलाफ पक्षपात पूर्ण है। ये उस चर्चा में ये बात सामने आई थी और राहुल गांधी ने इसमें मेरिट को लेकर भी सवाल उठाए थे कि ये एक मतलब एक दोषपूर्ण अवधारणा है और उसमें अपनी आपकी जो सामाजिक स्थिति है और उसको अपनी क्षमता के साथ जोड़ना, मतलब कि आप उच्च का मतलब वर्ग के हैं तो आप काबिल होंगे और जो निचले तबके के निचली जाति के लोग हैं उनमें क्षमता नहीं होगी। इस तरह का एक जो परसेप्शन बना हुआ है समाज में, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। तो इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आप किस योग्यता के तहत विपक्ष के नेता बने हैं, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपना होमवर्क नहीं करते, उनको अपना ट्यूटर बदल देना चाहिए, वो उनको भारत के बारे में सही जानकारी देंगे। अब सवाल तो यही है कि रविशंकर प्रसाद ने आखिर किस हैसियत से यहाँ पर राहुल गांधी की बातचीत जो सुखदेव थोराट के साथ हो रही है उसमें रविशंकर प्रसाद का नाम नहीं आया, उसमें उन्होंने और किसी का इस तरह से जिक्र नहीं किया, ना वो शिक्षा मंत्री हैं। फिर उनको किस बात की इतनी तकलीफ हो गई, क्योंकि राहुल गांधी तो एक किसी को टारगेट नहीं कर रहे थे, उन्होंने पूरी शिक्षा प्रणाली पर बात की कि ये जो चला आ रहा है मेरिट का सिस्टम और इसमें जिस तरीके से भेदभाव होता है, और वो बहुत कई बार हम लोग देखते हैं, मतलब दलित छात्रों को पानी पीने से भी रोका जाता है उसी मटके से जिससे कोई दूसरा पानी पिए। मुसलमानों के साथ वो जो बच्चे को मारा है उस दूसरे बच्चों से मार पड़वाई जा रही है, यूपी की जो स्कूल का एक सामने आया था। और ऐसे न जाने कितने कितने मामले हैं, कई बच्चों से सफाई कराई जाती है, मिड डे मील में उनको उनकी जात के आधार पर अलग बैठाया जाता है। ऐसे ढेरों मामले हैं जो या तो सामने नहीं आते, दबा दिए जाते हैं, और उस पर अब कोई सवाल करे तो उस पर भी बीजेपी को तकलीफ है। किस तरह का भारत बीजेपी बनाना चाहती है अमलेंदु जी? आखिर में बस आपसे यही पूछना।
देखिए समिता जी, एक तो रविशंकर प्रसाद जो हैं वो एक तरीके से राहुल गांधी की बात का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि मेरिट के आधार पर अन्याय होता है। अब वो सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी पे कि आप यहाँ किस मेरिट से आए हैं। तो यानी जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं उस सवाल के ही तो पक्ष में रविशंकर प्रसाद खड़े हुए। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि मेरिट के नाम पे जो अन्याय होता है, और रविशंकर प्रसाद उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, भले ही आप आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हाँ मेरिट के नाम पे अन्याय होता है। तो राहुल गांधी की बात का समर्थन तो रविशंकर प्रसाद ने कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील हैं रविशंकर प्रसाद, और बीजेपी की राज्य सरकारें जहाँ बहुत से मुकदमे उनके पास आते हैं, ऐसा बताया जाता है, उन्हीं को मिलते हैं बहुत सारे मुकदमे। छत्तीसगढ़ के तो शायद वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी रहे हैं, सही जानकारी नहीं है मुझे, सुना है ऐसा। तो अगर ऐसा है समिता जी, तो एक सुप्रीम कोर्ट का वकील जो है कम से कम, चलिए आप भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं तो ठीक है, कुछ कमियां हो सकती हैं बीजेपी के नेताओं में, चीज़ें कम समझ में आती हैं, आरएसएस ने जो शिक्षा दी है उसी हिसाब से समझ में आती हैं, ये हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद तो सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील भी हैं, तो उनको ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और रविशंकर प्रसाद जो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या निकलेगा। तो रविशंकर प्रसाद ने एक तरीके से कहा जाए राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन ही कर दिया, बिना ये सोचे समझे हुए कि राहुल गांधी ने मसला क्या उठाया था और आप कहना क्या चाहते हैं। असल में समिता जी, लगता ही है बीजेपी के नेताओं को कि किसी की बात पर भी ये कुछ भी जो बयान दे देंगे लोग उसको सच मान लेंगे जी। तो इसी एक तरह से कहा जाए खुशफहमी या गलतफहमी जो भी आप कह लीजिए, उसके शिकार बीजेपी के तमाम नेता हैं, रविशंकर प्रसाद भी उसके एक शिकार हैं। तो वो उसी गलतफहमी या खुशफहमी में ये कह गए हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो उसके एक तरीके से समर्थन करते हुए रविशंकर प्रसाद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी ने सवाल उठाया दलितों का, ओबीसी का, उनको सही मौके देने का, और उनको उनकी सामाजिक स्थिति से परे जाकर उनको पूरे मौके मिलने चाहिए, ये बात राहुल गांधी ने उठाई थी। और यही बात जाति जनगणना को लेकर भी हो रही है, यही बात नौकरियों को लेकर हो रही है, यही बात आरक्षण को लेकर हो रही है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इन्हीं सवालों के साथ लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आज सड़क पर यानी जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन में भी यही बात उठी, और उसको लेकर राहुल गांधी का जो साथ मिल गया है छात्रों को, ये एक उनको बड़ा एक समर्थन है। और आने वाले वक्त में, जैसा वरुण चौधरी ने कहा कि ये एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा, तो अब देखना होगा कि मोदी इस आंदोलन को कैसे दबाएंगे, कुचलने की कोशिश करेंगे, या कि फिर वो सही राह पर आ जाएंगे। सही राह पर आ जाते हैं तो उससे अच्छा इंडिया के लिए और कुछ नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो माहौल बना हुआ है उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी अपनी गलतियों को मानेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन उनकी गलतियों को बार बार उजागर कर रहे हैं, ये एकदम खुलकर आज साफ हो गया है। तो अमरेंद्र जी, आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।